हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टर्म वुमनिज्म। ओके, जो वुमनिज्म ये जो टर्म है ना, ये फेमिनिज्म से ही रिलेटेड है। लेकिन वुमनिज्म सिर्फ उन्हीं जब ब्लैक वुमेन ने, या फिर आप बोल सकते हो कि अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ने जब ये सोचा कि फेमिनिज्म के कुछ रूल्स है या टेनेंट्स है या कुछ हर एक कोई चीज़ है जो उनके ऊपर लागू नहीं होती, तो फिर उन्होंने अपने लिए एक और मूवमेंट बनाया था जो फेमिनिज्म का ही एक सब कैटेगरी था, तो उसको बोलेंगे वुमनिज्म। तभी अब इस टर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस टर्म को कॉइन किया था ऑथर एलिस वॉकर ने, जिन्होंने पर्पल द कलर पर्पल ये बुक लिखा है। ठीक है, तो उनका एक और बुक था जो 1982 में आया था, इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, एक वुमनिस्ट प्रोज। ठीक है, तो इस बुक में उन्होंने ये जो टर्म है वुमनिज्म, इसको पहली बार बनाया था या फिर पहली बार उस सेंस में यूज किया था। तो वुमनिज्म का मतलब क्या होता है, ये एक सोशल थियोरी है जो रूटेड है रेशियल एंड जेंडर बेस्ड ऑपरेशन ऑफ ब्लैक वुमेन। ठीक है, तो अभी ब्लैक वुमेन को ऐसा क्यों लगा कि उनके लिए एक अलग से मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब वाइट वुमेन अपने फ्रीडम की बात कर रहे थे तो उनको कौन मार्जिनलाइज करके रख रहा था, वाइट वुमेन को, वाइट मैन। ठीक है, लेकिन हम जब ब्लैक वुमेन की बात करते हैं तो ब्लैक वुमेन बहुत सारे टीयर्स में मार्जिनलाइज थी। ठीक है, तो उनको पहले वाइट मैन ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था या मार्जिनलाइज कर रहा था, फिर उसके बाद उनको वाइट फीमेल्स भी कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्टिफाई कर रही थी या मार्जिनलाइज कर रही थी, फिर उसके बाद उनको ब्लैक मेन भी ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे, मार्जिनलाइज कर रहे थे। तो उनका 3 टीयर्स पे, मतलब रेस के बेसिस पे भी उनका मार्जिनलाइजेशन हो रहा था और जेंडर के बेसिस पे भी मार्जिनलाइजेशन हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने एक अलग से मूवमेंट अपने के लिए बनाई, और ये इसी चीज को देखती थी कि कैसे ब्लैक वुमेन का मार्जिनलाइजेशन हुआ है उनके रेस के बेसिस पे भी और जेंडर के बेसिस पे भी, क्योंकि जब वाइट वुमेन के मार्जिनलाइजेशन की बात करते तो वो जेंडर बेस्ड होता है। ठीक है, उनके रेस पे इम्पैक्ट नहीं होता ज़्यादा, लेकिन ब्लैक वुमेन के लिए उनकी रेस भी और उनका जेंडर भी, ये दोनों कैटेगरीज उनके लिए मार्जिनलाइजेशन का रीज़न बन जाती है। तो ये मूवमेंट में क्या दिखाने की कोशिश की गई कि एक्सपीरियंसेस एंड कंट्रीब्यूशन, मतलब ब्लैक वुमेन का एक्सपीरियंस करती है और उनका सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, भले ही वो आर्टिस्टिक फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो। तो जब भी ब्लैक वुमेन के कंट्रीब्यूशन की या उन्होंने जो फेस किया है जब उसकी बात की जाती है तो वो वुमनिज्म में आता है। और इसमें दोनों भी, इसको दोनों लेंसेज के अंडर से देखा जाता है, रेशियल भी और जेंडर इनइक्वालिटीज भी। इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें एक मेन चीज है कि इंक्लूसिविटी। तो इसमें पूरी ब्लैक कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इवन दो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक वुमेन इन पर्टिकुलर देखा जाता है, लेकिन इसमें सभी को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसमें वुमेन भी इन्वॉल्व है, मेन भी काफी हद तक इन्वॉल्व है और चिल्ड्रन भी। सबके स्ट्रगल की बात की जाती है, हर एक बेसिस पे उनका जेंडर भी देख रहे हैं और उनका रेस भी देख रहे हैं। इसमें नेचुरली जेंडर को मीन तो ये किया जाता है, जेंडर तो उसमें मेन कैटेगरी तो है ही, बट उसके साथ में रेस को भी देखा जाता है कि कैसे रेस इम्पैक्ट कर रही है, क्लास। क्योंकि ब्लैक्स में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही ब्लैक स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ ब्लैक्स ऐसे थे जिनकी पोजीशन दूसरे ब्लैक्स से थोड़ी अच्छी थी, तो फिर वो भी शायद दूसरे ब्लैक्स को मार्जिनलाइज कर रहे थे, तो फिर उनको भी देखा जाता था। फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, काफ़ी जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में गे लेस्बियन रिलेशनशिप को पहले काफ़ी स्टिग्मेटाइज किया जाता था, तो फिर उसी को भी वो उसमें स्टडी करते थे। तो यहाँ पे सिर्फ जेंडर को ही नहीं देखा जाता था, जेंडर के अलावा जब सब्जुगेशन की बात कर रहे थे तो उसमें रेस भी देख रहे थे, क्लास मतलब उनका सोशल स्ट्रक्चर भी देख रहे थे, और उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसको भी वो देख रहे थे कि किस चीज़ की वजह से उनका ये होता है, उनका सब्जुगेशन हो रहा है। और इसमें वो साथ में ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है और इन सब के कनेक्शन के थ्रू कैसे किसी इंसान को ऑप्रेस किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी विमेन को इसलिए सब्जुगेट किया जा रहा है कि वो विमेन है,
तो फिर एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन को जब सब्जुगेट किया जाएगा तो वहाँ पे उनका उसका ड्यूअल चीज़ें आ जाएगी कि उसको इसलिए भी सब्जुगेट किया जा रहा है कि एक तो वो वुमेन है, सेकेंडली वो ब्लैक है, या फिर उनका शायद इसकी वजह से उनको सब्जुगेट किया जाता है कि उनका ओरिएंटेशन किसी और की तरफ है। तो अगर एक वाइट वुमेन एज अ लेस्बियन वाइट वुमेन जो प्रॉब्लम फेस करेगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम शायद एक ब्लैक लेस्बियन वुमेन को फेस करनी पड़े। तो इसमें मेन पॉइंट तो वही है कि देखो दोनों वुमेन है और दोनों का सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी अलग ही है, नॉर्मल सोसाइटी में जो चीज़ें चलती हैं उनसे अलग ही है, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे उनकी रेस भी अलग है, या फिर उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है शायद इसलिए क्योंकि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वुमेनिज्म में सिर्फ जेंडर की बात नहीं की जाती, रेस, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और साथ ही साथ में ये भी देखा जाता है कि कैसे ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, एक चीज़ को आप इसमें से ये नहीं कर सकते कि चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे फ़र्क पड़ता है और यही सारी चीज़ें उन्होंने वुमेनिज्म में स्टडी की। फिर नेक्स्ट है स्पिरिचुअल और कम्युनल। तो इसमें दो वुमेन के बीच में, आप जब भी कोई अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर पढ़ो, खास करके जो वुमेन को में लिखा गया है, अगर आप उसको पढ़ो तो आप देखोगे कि उसमें फीमेल बॉन्डिंग के बारे में या फीमेल फ्रेंडशिप के बारे में काफ़ी बात की जाती है। तो जहाँ पे दो लोग कनेक्टेड है, वेदर उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, अगर वो इनका सेम रिलीजन है या वो एक कम्युनिटी से है, एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर उनका कल्चरल हेरिटेज एक ही है, तो फिर वो आपस में काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। और आप जब भी कोई लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखती है। जैसे अगर आप कलर पर्पल भी देखो तो उसमें भी वो एक आदमी है, उसकी दो वाइफ्स है, तो उसमें वो दोनों वाइफ्स एक दूसरे को के साथ रिलेट करती है, या एक दूसरे को वो समझ सकती है, एक दूसरे की के माइंड में क्या चल रहा है, या एक दूसरे की जो हालत है उसको समझ सकती है, क्योंकि उनकी जो हेरिटेज है वो भी समवट सिमिलर है। यस, दोज आर वेरी डिफरेंट वुमेन इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में, लेकिन फिर भी उनका जो स्ट्रगल्स है या उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ सकती है। इसमें इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट कौन कौन से हैं, तो पहले तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स वुमेन इज प्रोज, ये एलिस वॉकर ने लिखा था। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बन जाता है क्योंकि इसमें ही ये टर्म पहली बार यूज़ किया गया था। फिर नेक्स्ट है सिस्टर आउटसाइडर, एसेज एंड स्पीचेस, ऑड्रे लॉर्ड का बुक है ये। एंट आई अ वुमन, ब्लैक वुमेन एंड फेमिनिज्म, बेल हुक्स का बुक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है। आप जब भी वुमनिज्म या फिर अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल लिटरेचर की बात करते हो तो फिर बेल हुक्स के बिना आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट्स, नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट, पेट्रिशा हिल्स कॉलिंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। विमेन, रेस एंड क्लास, एंजेला वाई डेविस, ये सारे बुक्स जो है वो फेमिनिज्म से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।